हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ BSI एकेडमी क्लासेस। BSI एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम जो है MP सेट जो यहाँ पर 1 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाला है, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, आज फिर से ये चीज़ रिमाइंड करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम से पहले हमें प्रीवियस पेपर जो होता है उसको यहाँ पर डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके पैटर्न को डिकोड करना ज़रूरी होता है। प्रीवियस पैटर्न से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारा जो अपकमिंग एग्जाम है वो अपकमिंग एग्जाम का पैटर्न कैसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं या फिर एनालिटिकल अप्रोच या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जामिनर यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से मोस्ट रेपिटेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज होती है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज होती है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग UGC नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, जैसे अभी बिहार में सेट, ठीक है, KVS एग्जामिनेशन, NVS, EMRS और DSSB का जो यहाँ पर Tier 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके भी स्पेशल कोर्सेज जो है वो BSI एकेडमी पर चल रहे हैं। तो आप हमारे कोर्सेज को जुड़ के, ठीक है, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ के अपनी तैयारी को यहाँ पर 2026 में मानो सरकारी नौकरी जो होते हैं, सरकारी नौकरी पाने का सपना जो है वो साकार कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन अपने लास्ट 2 वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस में 80 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपन जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोकस ऑफ कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। जो हमारा कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस होता है यानी कि CIS जो होता है, उसका यहाँ पर मेजर फोकस क्या है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक सूचना सेवा CIS का प्रमुख फोकस बिंदु है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस का मेन पर्पस क्या है या कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इसके साथ किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति जो लोग होते हैं यानी कि जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर व्यक्तियों को दैनिक समस्याएं, ठीक है, उन व्यक्तियों की दैनिक समस्याएं, ठीक है, क्लियर, व्यक्तियों की दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक है, जो उनकी रेगुलर बेसिस पे जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए यहां पर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस बनाई जाती है। ठीक है, तो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस का जो मेन फोकस है दोस्तों वो है यहां पर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यानी कि व्यक्तियों को दैनिक समस्याओं को हल करने व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में जो मदद करता है वो यहां पर इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और बताऊं, जो आपका CIS होता है यानी कि कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस जो होता है, ठीक है, इसका अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें, ठीक है, हम इसकी यहां पर मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये जितने भी जो समाज से, सोसाइटी से जो लोग हैं, ठीक है, ध्यान देना, जितने भी यहां पर सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी से जितने भी यहां पर वंचित लोग हैं, सोसाइटी से वंचित या आम नागरिक, जितने भी यहां पर जो आम नागरिक है, सोसाइटी से वंचित कह लो या इसके साथ साथ सोसाइटी से वंचित के साथ साथ यहां पर आम नागरिक कह लो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप सोसाइटी से वंचित बोल सकते हो, उसके साथ साथ दूसरा यहां पर आम नागरिक बोल सकते हो। उनके लिए यहां पर ऐसी जानकारी प्रदान करना जैसे कि दैनिक जीवन में सबसे पहले हमारी हेल्थ संबंधी जानकारी प्रदान करना, ठीक है, दूसरा यहां पर रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान करना, जितने भी हमारी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की जानकारी होती है, ठीक है, तीसरा उन लोगों को यहां पर कानूनी अधिकार की, ठीक है, कौन सी यहां पर तीसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट, कानूनी अधिकार की समस्याओं को हल करने में मदद करना। और ये सारी सर्विसेज जो होती है यहां पर जितने भी सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक होते हैं, उन नागरिकों को जागरूक बनाकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में काम करती है। तो यहां पर जो CIS है यानी कि कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है टू पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम्स। क्लियर?
चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा कि विच टर्म वाज ट्रेडिशनली यूज्ड टू रेफर टू द रिसोर्स शेयरिंग बिफोर 1960। 1960 के दशक से पूर्व पारंपरिक रूप से संसाधन साझेदारी को संदर्भित करने के लिए किस पद का यहां पर प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एक्चुअली जब हमारा प्रीवियस पैटर्न था, आप सभी को पता है कि जब उस टाइम पे ना प्रीवियस पैटर्न कह लो या ओल्ड जो हमारा टाइम था, पुराने समय में ना तकनीक का यानी कि टेक्निक्स का, ठीक है, कहीं ना कहीं में पुराने समय में टेक्निक्स जो है, टेक्निक का इतना विकास नहीं हुआ था। पुराने समय में ध्यान देना, जो टेक्निक है उस टेक्निक का इतना विकास नहीं हुआ था। क्या एक्चुअली उस टाइम पे जो लाइब्रेरीज जो होती है वो एक दूसरे की मदद सहयोग कैसे करते थे? आज के टाइम पे तो आप सभी को पता है सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है, ठीक है, तो यहां पर कंप्यूटर विकसित हो चुके हैं और नेटवर्किंग आ चुकी है, तो कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह यहां पर रिसोर्स शेयरिंग करने में, संसाधन को साझा करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। लेकिन जब पुराने समय में यहां पर तकनीक विकसित नहीं हुई थी तो लाइब्रेरी एक दूसरे को कॉपरेशन यानी कि सहयोग करते थे, ठीक है। वो यहां पर एक दूसरे को सहयोग का तात्पर्य यहां पर फिजिकली करते थे, क्योंकि पुराने समय में नेटवर्किंग नहीं था, ठीक है, ना यहां पर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस थी, ना यहां पर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट का कन्वर्जन हमें देखने को मिलता था। क्लियर है? चलो यहां पर नेक्स्ट इन्होंने नेशनल जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत के हिस्से के रूप में पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, who was the chairman of the committee to set up to formulate a national policy on libraries and information systems as a part of national policy on education? ठीक है, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, उस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो हमारा यहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस समिति को NAPLIS भी से कहते हैं। ध्यान देना, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है इसे हम NAPLIS के नाम से भी जानते हैं। इस समिति को तैयार करने वाले उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1985 में डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, एक समिति यहां पर बनाई थी जिसने यहां पर 1986 में ना अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। 1985 में एक समिति बनाई थी, किसने? डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय ने, और 1986 में इन्होंने एक यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यह जो है भारत में पुस्तकालय, जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज के विकास के लिए बहुत मील का पत्थर जैसी साबित हुई थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, What makes QR कोड particularly यूजफुल इन लाइब्रेरीज? क्वेश्चन पूछा जा रहा है QR कोड पुस्तकालयों में विशेष रूप से उपयोगी क्यों है? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों को यहां पर QR कोड की फुल फॉर्म पता होती है, ठीक है। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि QR कोड की फुल फॉर्म यहां पर क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक ऐसा कोड है जिसे यहां पर स्कैन करते से ही वो किसी भी चीज के बारे में क्विक रिस्पॉन्स करता है, तो इसे बोलते हैं हम यहां पर क्विक रिस्पॉन्स कोड। और ये क्या करता है? डेटा को तेजी से स्कैन करने में सक्षम होता है, ठीक है। अब लाइब्रेरीज में इनका क्या यूज होता है? एक्चुअली लाइब्रेरीज में इसका उपयोग जो जितने भी यहां पर बुक्स हैं, उन बुक्स का ट्रांजैक्शन को तेज करने के लिए, या फिर उन बुक्स का पूरा एक कैटलॉग मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक स्कैनिंग या फिर QR कोड सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर पुस्तकों को अतिशीघ्र इशू और रिटर्न यहां पर लाइब्रेरीज में QR कोड के हेल्प से किया जाता है, यानी कि इशू रिटर्न ऑफ बुक्स ऑन हाई स्पीड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 85 है, यहां पर वेब 2.0 पद को किसने गढ़ा प्रतिपादित किया? ठीक है, वू कॉइंड प्रपाउंडेड द टर्म वेब 2.0, ठीक है। आप सबको पता है यहां पर जो वेब 2.0 है, इस शब्द की जो मूल यहां पर संरचना यहां पर की थी, वो की थी यहां पर डार्सी डी नुशी ने, ठीक है। डार्सी डी नुशी ने 1999 में इस शब्द को गढ़ा था,
ठीक है, लेकिन यहां पर जो टिम बर्नर्स-ली थे, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने 2004 में ना इस शब्द को बहुत ज्यादा फेमस किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। चलो क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इनेबल्स यूजर टू टैग कंटेंट एंड कैटेगराइज इट कोलैबोरेटली। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल उपयोगकर्ता को सामग्री को टैग करने और उसे सहयोगात्मक रूप से वर्गीकृत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, बताओ आप सभी लोग इसका आंसर। ठीक है, इसे हम यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सोशल टैगिंग। एक्चुअली सोशल टैगिंग में होता क्या है कि जितने भी यहां पर यूजर्स जो लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, जितने भी यहां पर यूजर्स जो लोग होते हैं, यूजर्स क्या करते हैं अपनी चॉइस से, ठीक है, अपनी यहां पर चॉइस कह लो या अपनी पसंद के अनुसार, ठीक है, ध्यान देना, अपनी चॉइस या फिर अपनी पसंद के अनुसार यहां पर कंटेंट जो होता है उस कंटेंट को टैग देने का काम या फिर उस कंटेंट को ना लेवल्स देते हैं। ठीक है, जिससे यहां पर जितनी भी सूचना होती है उसे यहां पर खोजना और वर्गीकृत करना, जितनी भी यहां पर इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को यहां पर खोजना और वर्गीकृत करना, उस इंफॉर्मेशन को यहां पर खोजना और उसके साथ साथ यहां पर वर्गीकृत करना आसान हो जाता है, जिसे हम सोशल टैगिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल का उदाहरण यहां पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यहां पर प्राइमो सेंट्रल है। ठीक है, प्राइमो सेंट्रल ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। प्राइमो सेंट्रल जो है ये कंपनीज का एक कमर्शियल पेड उत्पाद होता है और यहां पर जो ब्लैकलाइट है, लाइब्रेरी फाइंड है और वू फाइंड है, ये तीनों के तीनों यहां पर ओपन सोर्स डिस्कवरी टूल है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर एग्रिस डेवलप्ड बाय एफएओ बिकम ऑपरेशनल। ठीक है, एफएओ द्वारा विकसित एग्रिस जो है, एग्रिस को यहां पर किस वर्ष यहां पर ऑपरेशनल यानी कि किस वर्ष यहां पर चलाने योग्य बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर एग्रिस की फुल फॉर्म समझते हैं। तो एग्रिस की यहां पर फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यहां पर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना दोस्तों यहां पर 1974 में हुई थी, लेकिन इसे संचालन करने योग्य, ऑपरेशन करने योग्य यहां पर इसे 1975 में बनाया गया था। क्लियर है। तो एफएओ द्वारा विकसित यहां पर जो एग्रीस है वो यहां पर 1974 में इसकी यहां पर फाउंडेड हुआ था या फिर स्थापना हुई थी, लेकिन जो इसका संचालन है यहां पर इसका ऑपरेशन 1975 से स्टार्ट किया गया था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट। यहां पर डेलनेट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ठीक है, अभी हम देखो हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फुल फॉर्म से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल गए। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं यहां पर फुल फॉर्म से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेलनेट समझते हैं। डेलनेट की जो स्टार्टिंग है वो 1988 में हुई थी और उस टाइम पे इसका जो नाम था वो था यहां पर दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। 1988 में जब डेलनेट की स्थापना हुई थी तब इसे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो इसे यहां पर दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके विकास को समय समय पर इसने अपना इतना ज्यादा विकास किया डेलनेट ने लाइब्रेरी के नेटवर्क एरिया में कि वर्तमान में इसका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से नाम चेंज करके इसे यहां पर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाने लगा है। यहां पर इसे डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। 89 का जो यहां पर करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर ए यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लियर। चलो, विच लाइब्रेरी नेटवर्क वॉज डेवलप्ड टू सर्व इंस्टीट्यूशंस इन अहमदाबाद एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, संस्थानों की सेवा के लिए अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क विकसित किया गया है।
ठीक है, तो यहां पर जो एडीनेट है दोस्तों, ध्यान देना, एडीनेट की फुल फॉर्म है यहां पर अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। एडीनेट की जो फुल फॉर्म है ना, वो है यहां पर, एडीनेट की फुल फॉर्म यहां पर अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना यहां पर 1994 में अहमदाबाद में स्थित जितने भी यहां पर लाइब्रेरीज जो हैं, उन लाइब्रेरीज को जोड़ने के लिए की गई थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 91। द टर्म सब्जेक्ट फील्ड रेफरेंस कोड SRC इज रिलेटेड टू। सब्जेक्ट फील्ड रेफरेंस जो कोड है वो यहां पर किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो जितना भी हमारा यहां पर BSO होता है, ठीक है, यानी कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो होता है, उससे यहां पर जो संबंध है वो यहां पर SRC का संबंध है। ठीक है, अब जो SRC है यानी कि सब्जेक्ट फील्ड रेफरेंस कोड है, इसका विकास यहां पर FID और यूनेस्को के द्वारा यहां पर किया गया था। सबसे पहला तो यहां पर FID और दूसरा यहां पर यूनेस्को के द्वारा किया गया था, जिसे बाद में ध्यान देना BSO ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग के रूप में जाने लगा, जिसे बाद में यहां पर ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग यानी कि BSO के रूप में जाने लगा। और यह एक प्रकार का क्लासिफिकेशन स्कीम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 92। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नॉन कोर क्लासेस एज गिवन इन बाईफ्रेम 2.0 मॉडल। निम्नलिखित में से बीफ्रेम 2.0 मॉडल में दर्शाए गए गैर कोर क्लासेस को पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो वाईफ्रेम 2.0 उसमें मुख्य रूप से ना 3 कोर हमें देखने को मिलते हैं। और 3 कोर में जो 3 क्लासेस होती हैं, वो सबसे पहली जो क्लासेस है वो है यहां पर वर्क क्लासेस, और दूसरी जो यहां पर क्लासेस है वो है यहां पर इंस्टेंस क्लासेस, और तीसरी यहां पर जो क्लासेस हमें देखने को मिलती है वो मिलती है आइटम क्लासेस। ठीक है, यदि ध्यान देना, यदि विकल्प में इनके अलावा कुछ और है जैसे अथॉरिटी और एजेंट है, तो होता ही है कि तो मुख्य क्लासेस के पूरक होते हैं, लेकिन वर्क इंस्टेंस और जो आइटम है वो इनके आधार यहां पर माने जाते हैं। क्लियर? ठीक है ना, तो वाईफ्रेम 2.0 के 3 कोर मॉडल हमने समझ लिए। वर्क इंस्टेंस और आइटम जो है वो इनके 3 कोर मॉडल होते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसका करेक्ट आंसर सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 3 मॉडल्स तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिए। तो 3 मॉडल्स तो यहां पर जो वाईफ्रेम 2.0 है उसके कोर मॉडल्स यहां पर तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द ईयर 1950 डॉक्टर SR रंगनाथन सोन 4 मॉडल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच लेमिनेशन इज मोड। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1950 में बताए गए विषयों के गठन के तरीकों को यहां पर लेमिनेशन का कौन सा चरण माना जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन थे, उन्होंने यहां पर मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में ना मूलतः यहां पर 4 तरीके बताए थे। ठीक है, उन्होंने यहां पर ध्यान देना, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जाए, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने मेनली यहां पर 4 तरीके बताए थे। कितने तरीके बताए थे? ध्यान देना, 4 तरीके बताए थे। अब वो 4 तरीके कौन कौन से थे? सबसे पहला तो था यहां पर विच्छेदन। ठीक है, दूसरा था यहां पर डिसेशन। ठीक है, तीसरा था यहां पर लेमिनेशन, और चौथा था यहां पर डेमोडेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहां पर पूछा जा रहा है डिसेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर सेकंड मॉडल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KWIC इंडेक्सिंग वाज डिवाइस्ड बाय। क्विक अनुक्रमीकरण के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, यहां पर जो HP लुन थे, ठीक है, सबसे पहले तो KWIC का फुल फॉर्म क्या है? तो KWIC की अगर हम फुल फॉर्म की यहां पर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यहां पर की वर्ड इन कंटेक्स्ट। कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज यहां पर 1958 में IBM के हंस पीटर लोहन ने की थी। किसने की थी? HP लोहन, यानी कि हंस पीटर लोहन ने की थी। ठीक है, और ये कंप्यूटर आधारित पहली ऐसी इंडेक्सिंग बेस्ड टाइटल थी जो कीवर्ड्स पर आधारित होती थी। क्लियर? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसमन्वित अनुक्रमीकरण पद्धति यहां पर नहीं है? ठीक है, यहां पर पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग पूछा जा रहा है। एक्चुअली पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है दोस्तों, यहां पर जितने भी यहां पर जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी यहां पर जो वर्ड्स होते हैं उन शब्दों को मिलान सूचना खोजते समय, यानी कि यहां पर सर्च करते समय उन्हें यहां पर पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जिसे हम यहां पर यूनिटर्म, पीक अबू और ईगो नोटिस जो है, ये तीनों इसके उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन से यहां पर, यूनिटर्म हो गया, पीक अबू हो गया, एज नोटिस जो हो गया, ठीक है, ये तीनों इसके उदाहरण है। लेकिन चेन इंडेक्सिंग जो है यहां पर पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम की एक पद्धति नहीं होती है। ठीक है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में आप लोग ध्यान देना, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें यहां पर शब्दों का मिलान इंडेक्स बनाते समय ही किया जाता है। ठीक है, और चेन इंडेक्सिंग सिस्टम जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं कि जो चेन इंडेक्सिंग सिस्टम जो है यहां पर डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा यहां पर चेन इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में बात की गई थी। ठीक है, किसने यहां पर, तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने यहां पर चेन इंडेक्सिंग के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 96। मेटाडेटा डिजिटल वस्तु की मूलतः ग्रंथ सूची की सूचना प्रदान करता है। मेटाडेटा प्रोवाइड्स द बेसिक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा की अगर बात करें तो यह किसी पुस्तक या डिजिटल फाइल का वर्णन करता है। ये क्या करता है, ये किसी भी यहां पर पुस्तक कह लो, या पुस्तक के साथ साथ यहां पर ये कह लो किसी भी पुस्तक या फिर डिजिटल फाइल का यहां पर वर्णन करता है। जैसे उसका शीर्षक हो सकता है, लेखक हो सकता है, प्रकाशन हो सकता है, और ये जो खोज है ये सबसे ज्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो जो मेटाडेटा होता है वो डिजिटल वस्तु की ग्रंथ सूची में हमेशा डिस्क्रिप्टिव चीजों की खोज यहां पर प्रदान करता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस आरडीए इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आरडीए किसके लिए, तो आरडीए जो यूज किया जाता है वो मेनली यहां पर टीचिंग के लिए यूज किया जाता है। और आरडीए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है यहां पर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड टीचिंग। और यह जो है दोस्तों ध्यान देना, ये कैटलॉगिंग जो है उस कैटलॉगिंग प्रोसेस का एक आधुनिक मानक है, जिसे यहां पर जो AACR2 है उसकी जगह ये यहां पर आया है। और इसे यहां पर 10 सेक्शंस में बांटा गया, और इसके साथ साथ 10 सेक्शंस के साथ साथ यहां पर 37 अध्याय या लेसन्स भी हमें आरडीए में देखने को मिलते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डील विद। कोलन क्लासिफिकेशन छठा संस्करण का तीसरा भाग दर्शाता है। बताओ, जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो थर्ड यहां पर छठा जो यहां पर संस्करण है वो यहां पर बताता है कि जितने भी यहां पर प्रशिष्टि और पवित्र ग्रंथ हैं उनके विशिष्ट नामों की सहित अनुसूची। ठीक है, यानी कि शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स विथ स्पेशल नेम्स। क्लियर, अब इस छठे संस्करण में हम यहां पर तीनों चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें बताता है वो बताता है हमें रूल्स में हमें देखते हैं वर्गीकरण के नियम, और दूसरा जो है वो यहां पर हमें बताता है शेड्यूल्स में हमें देखने को मिलती है मुख्य विषय की अनुसूचियां। ठीक है, और जो तीसरा यहां पर पार्ट है वो हमें बताता है क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स, यानी कि जितने भी हमारे यहां पर पुराने ग्रंथ हैं और उन धर्म ग्रंथों के विशिष्ट नंबर पहचानने के लिए एक विशेष अनुसूची जो बताता है वो यहां पर हमें थर्ड पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिलती है। क्लियर, चलो तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे क्योंकि आज थोड़ी सी हेल्थ भी डाउन है, तो इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी कम हो सकती है, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लगभग 2 पार्ट में और पूरा यहाँ पर जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है जिसे MP सेट के द्वारा लिया गया, हम पूरा उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सिर्फ 2 सीरीज और लेंगे आपकी 5 सीरीज में, यानी कि 5 वीडियोस में लगभग 1.5 घंटे में हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी आपने देखा, वो लगभग यहाँ पर
30 से 35 मिनट का, सेकंड पार्ट भी इतना गया है, ऑलमोस्ट ये भी इतना गया है। तो दो पार्ट में हम 20-25 क्वेश्चंस और डिस्कस करके या फिर 20 क्वेश्चन डिस्कस करके 3 पार्ट में जो है पूरा एमपी सेट का जो पेपर है वो यहाँ पर हम कंप्लीट आप लोगों के लिए कर लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए जो 1 मार्च 2026 को यहाँ पर एमपी सेट होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।